दोस्तों, वरदान डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। अपनी जो पॉलिटिकल फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही थी उसका नंबर 3 तो करते हैं स्टार्ट। जो 20 क्वेश्चन है 2020 लगभग पूरे सिलेबस को कवर किया है और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ देखो, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें कौन सा सही है। तो चार अपने क्या कथन दे रखे हैं, चार में से कौन कौन सा कथन सत्य है और किसके बारे में प्रश्न पूछा गया है। ये प्रस्तावना के बारे में पूछा गया है। उद्देशिका का मतलब प्रस्तावना, तो प्रस्तावना के बारे में पूछा गया है। तो इसका पहला कथन क्या है कि पंडित नेहरू के द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगत्वा उद्देशिका बना। बिल्कुल सही है कि पंडित नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अंदर जो ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव पेश किया था उसी का रूप बाद में प्रस्तावना बना। तो पहला कथन सही है। दूसरी है, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। बिल्कुल सही है कि जो इसका नेचर है ना वो जुडिशियबल नहीं है, न्याय योग्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यदि प्रस्तावना के अनुसार सरकार कार्य नहीं करे, प्रस्तावना में जो सिद्धांत और जो व्यवस्था बता रखी है उसके अनुसार राज्य कार्य नहीं करता है तो व्यक्ति न्यायालय में नहीं जा सकता राज्य के विरुद्ध। तो इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी, ये ऑप्शन भी क्या हो गया? सही हो गया। दूसरी क्या है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। ये गलत है। प्रस्तावना का संशोधन किया जा सकता है, लेकिन प्रस्तावना में कुछ ऐसे शब्द हैं जो संविधान के मूल ढांचे से संबंधित है, उनका संशोधन नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता, हुआ है प्रस्तावना में। एक बार 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे। तो एक बार संविधान में प्रस्तावना के अंदर संशोधन किया गया और आगे भी किया जा सकता है। तो ये कथन क्या हो गया? गलत हो गया। चौथा कौन सा है? संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकती। बिल्कुल सही है कि जो संविधान के अंदर जो विशिष्ट प्रावधान दिए गए हैं प्रस्तावना उनको रद्द नहीं कर सकती। तो इसमें कौन सा कथन सही हो जाएगा? 1, 2 और 4। तो बी इसका आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो आज का था ये फर्स्ट क्वेश्चन। अब अगला आता है नंबर 2। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो 4 कथन दे रखे हैं, तो इसमें कौन सा सही है? अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं। अब बताओ, अधिकार हैं वो नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे, गलत है। ये उल्टा हो गया कि अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे नहीं है, तो ये कथन गलत हो गया। दूसरा क्या है? अधिकार वे विशेष अधिकार हैं जो किसी भी राज्य के संविधान में समाहित होते हैं। अब देखो, अधिकार वे विशेष अधिकार हैं जो किसी भी राज्य के संविधान में समाविष्ट होते हैं। तो देखो, अधिकार जरूरी नहीं है कि संविधान में समाविष्ट हो, जरूरी नहीं है, संविधान में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो ये कथन भी क्या है? ये कथन भी गलत है। तीसरा, अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। हाँ, ये कथन सही है कि अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। अगला नंबर 4 क्या है कि अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों को विशेष अधिकार है। ये भी गलत है। ऐसा भी नहीं हो सकता कि अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेष अधिकार है, ये सिस्टम भी नहीं है। तो इसके अंदर सही हो जाएगा ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधायिका के कर्तव्यों पर निर्बंध करते हैं, कार्यपालिका के कर्तव्यों पर निर्बंध करते हैं। देखो, ये पूरा क्वेश्चन था नीति निर्देशक के तत्वों के समय। नीति निर्देशक तत्व, तो नीति निर्देशक तत्व विधायिका के कर्तव्यों पर निर्बंध करते हैं। तो पूरा प्रश्न यह था कि इस दोनों कथनों पर विचार कीजिए नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में। तो इसको ऐसे पढ़ेंगे कि नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में दोनों कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन क्या है कि क्या नीति निर्देशक तत्व विधायिका के कर्तव्यों पर निर्बंधन करते हैं क्या? नहीं करते, बिल्कुल गलत है। नीति निर्देशक तत्व विधायिका के कर्तव्यों पर कोई निर्बंधन नहीं करते।
दूसरा क्या, कार्यपालिका के कर्तव्यों पर निर्बंध करते हैं, बिल्कुल ये भी गलत है, कार्यपालिका के कर्तव्यों पर भी निर्बंध नहीं लगाते। नीति निर्देशक तत्व तो राज्य को दिए गए हैं, और नीति निर्देशक तो ऐसे सिद्धांत हैं, उनके अनुसार राज्य कार्य करेगा। तो ये राज्य को, विधायिका को, कार्यपालिका को कुछ करने के लिए कहते हैं, रोकने के लिए नहीं कहते। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, न तो एक सही है और न दो सही है। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अगला आएगा क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, अगर लिखित कथनों में से कौन सा भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों के विषय में सही है? तो मूल कर्तव्यों के बारे में प्रश्न पूछा गया, दो ऑप्शन दे रखे हैं, दो कथन है, दो में से कौन सा सही है देखना है। इन कर्तव्यों को परिवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया है, बिल्कुल गलत है। मूल कर्तव्यों को परिवर्तित करने के लिए कोई विधायी प्रक्रिया का उल्लेख संविधान में नहीं है। वे विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित है। तो जो मूल कर्तव्य है ना, जो विधिक कर्तव्य, जो कानूनी कर्तव्य है, उनके साथ परस्पर संबंधित है। तो ये इसके अंदर क्या हो जाएगा, नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग सही कीजिए। हाँ बिल्कुल सही है, ये दो कथन सही हो जाएगा। तो इसका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन बी, कि ये विधिक कर्तव्य है ना, उनके साथ परस्पर संबंधित है। ज्यादातर मूल कर्तव्य जो कानूनी कर्तव्य दे रखे हैं, उनके साथ क्या है, संबंधित है। तो इसका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है। अब देखो, संसदात्मक शासन के स्वरूप का लाभ पूछा गया है कि उसका लाभ क्या है। कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, बिल्कुल गलत है। संसदीय शासन की विशेषता है कि कार्यपालिका और विधानमंडल परस्पर अंतर संबंध होते हैं, स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करते। यह नीति को निरंतरता प्रदान करता है और यह अधिक दक्ष है। अब देखो, इसका ये शासन का जो प्रमुख लक्षण तो है ये नीति को निरंतरता, लेकिन प्रमुख लक्षण नहीं है। ये दो प्रमुख लक्षण नहीं है, लक्षण तो आएगा, संसदीय स्वरूप शासन का लक्षण तो है, लेकिन प्रमुख लक्षण नहीं माना जाएगा। तीसरा क्या है कि कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बना रहता है, बिल्कुल सही है, ये प्रमुख लक्षण है। कार्यपालिका होती है जो विधानमंडल, विधानमंडल संसद को बोलते हैं, उसके प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचन के बिना नहीं बदला जा सकता, सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचन के बिना नहीं, ये भी कोई जरूरी नहीं है संसदात्मक शासन व्यवस्था का। हमारे देश के अंदर तो है, लेकिन संसदात्मक शासन व्यवस्था के प्रमुख लक्षण के अंदर जरूरी नहीं है कि जो सरकार का अध्यक्ष होगा वो निर्वाचित ही होगा, वो जरूरी नहीं है, वो मनोनीत भी हो सकता है, वंशानुगत भी हो सकता है। तो इसके अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होगी, ये संसदीय शासन स्वरूप का प्रमुख लक्षण माना जाएगा। अगला है नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। संघात्मक व्यवस्था को अपनाने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो संघात्मक व्यवस्था को यूएस से अमेरिका सबसे पहले संघात्मक व्यवस्था संविधान के द्वारा यही लागू की गई थी। 50 राज्यों का संघ है अमेरिका। अगला क्वेश्चन है नंबर 7। संसद की पुष्टि के बगैर वित्तीय आपातकाल की घोषणा अधिकतम कितने समय तक प्रभावी रह सकती है? अब बताओ कि जो संसद की पुष्टि के बगैर यदि अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा हो जाती है तो वो अधिकतम कितने समय तक लागू रह सकती है? तो पुष्टि के बगैर अधिकतम 2 माह, और यदि संसद एक बार अनुमति दे देती है, एक बार पुष्टि कर देती है, तो इसको अनिश्चित काल तक, अनिश्चित काल तक लागू किया जा सकता है। तो वित्तीय आपातकाल को बढ़ाने के लिए केवल संसद की एक बार अनुमति जरूरत होती है, बार बार ऐसे प्रति 6 महीने के अंदर अनुमति लेना कोई जरूरी नहीं है। तो इसका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते। पहला ऑप्शन गलत है, सभापति तो उस सदन का सदस्य नहीं होता, लेकिन उपसभापति राज्यसभा का सदस्य होता है। दूसरा ऑप्शन क्या है, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य का मतदान का कोई अधिकार नहीं होता और उसको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है। बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति का जब निर्वाचन होता है तो दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट सही। अगला है क्वेश्चन नंबर 9।
भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के वोटों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या की विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों के द्वारा विभाजित कर प्राप्त भागफल के 1000 के गुणकों के बराबर होती है। वर्तमान स्थिति 1997 ईस्वी में जनसंख्या से तात्पर्य किस वर्ष की जनगणना के द्वारा यथा अभिनिश्चित जनसंख्या से। अब देखो, जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो प्रत्येक राज्य के विधायक का मत मूल्य निकाला जाता है और प्रत्येक सांसद के सदस्य का मत मूल्य निकाला जाता है। तो ये विधायक का जो मत मूल्य निकाला जाता है उस राज्य की कौन सी जनगणना के आधार पर निकाला जाता है। तो हमारे देश के अंदर जो 1971 की जनगणना हुई थी उसकी जनसंख्या के आधार पर विधायकों का मत मूल्य निकलेगा। तो इसका उत्तर हो गया ऑप्शन सी। अगला है ऑप्शन लोकसभा का कार्यकाल है। तो 4 ऑप्शन है। किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता, बिल्कुल गलत है, बढ़ाया जा सकता है। दूसरा, एक बार में 6 महीने तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, ये भी गलत है कि लोकसभा का कार्यकाल राष्ट्रीय आपातकाल के समय बढ़ाया जा सकता है और एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। 6 महीने वाला प्रावधान गलत है। अगला है आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, बिल्कुल सही है। यदि हमारे देश में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो, राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो और उसी समय लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया हो, तब राष्ट्रपति लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकता है संसद के कानून के अनुसार। फिर भी यदि लगा हो 1 वर्ष बाद फिर दोबारा 1 वर्ष के लिए, तो ऐसे एक बार में केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाएगा, लेकिन वो कितनी भी बार बढ़ा सकता है जब तक आपातकाल रहेगा। तो इसका ऑप्शन सी सही आ जाएगा। आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 2 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, ये भी गलत है, 2 बार नहीं 1 बार ही होगा। तो ऑप्शन सी इसका सही आ जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, व्यवहारवादियों से संबंधित कथन सत्य नहीं है। अब देखो थ्योरी से व्यवहारवाद से संबंधित है कि व्यवहार 4 कथन दे रखे हैं, जो व्यवहारवादी हैं उनसे संबंधित कथन सत्य नहीं है। तो पहला कथन क्या है व्यवहारवादियों का, ये मंत्रियों, अधिकारी तंत्र और न्यायाधीशों के वास्तविक व्यवहार के प्रतिमानों का अध्ययन करते हैं, बिल्कुल सही है। देखो व्यवहारवादियों का मुख्य मान्यता क्या है कि वो जितने भी मंत्री हैं सरकार के अंदर, राज्य के अंदर, अधिकारी तंत्र है, न्यायाधीश है, उनके वास्तविक व्यवहार का अध्ययन करते हैं कि इनका एक्चुअल वास्तविक व्यवहार क्या होगा। ये अनुभव की पुष्टि व सत्यापन में विश्वास करते हैं, बिल्कुल सही है। अनुभव और सत्यापन पर तो बिल्कुल व्यवहारवादी ध्यान ही देते हैं, ये इनका मेन गुण है, लक्षण है। कोई वस्तु उत्तम या सुंदर है में विश्वास करते हैं, बिल्कुल सही है। अब देखो कोई वस्तु उत्तम है या सुंदर है में विश्वास नहीं करते, ये तो बिल्कुल जैसे उत्तम और सुंदर, इसके अंदर व्यवहारवादियों का कोई मतलब नहीं है। उत्तर व्यवहारवादी इससे संबंधित हो सकते हैं, लेकिन व्यवहारवादी उत्तम और सुंदर से कोई मतलब नहीं है। अगला है यह तार्किक प्रत्यक्षवाद से प्रभावित है, बिल्कुल सही है, ये तार्किक प्रत्यक्षवादियों से प्रभावित है। तो कौन सा कथन इसके अंदर गलत होगा, तो इसमें सी कथन गलत होगा, इसका आंसर क्या आएगा, सी आएगा। उत्तम व सुंदर से संबंधित व्यवहारवादियों का कोई संबंध नहीं होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो तार्किक प्रत्यक्षवादियों से संबंधित कथन सत्य नहीं है। अब देखो 4 कथन दे रखे हैं। मोरिस सिल्क वियना विश्वविद्यालय से, बिल्कुल सही है भाई। जो मोरिस सिल्क थे जो वियना विश्वविद्यालय से संबंधित थे और यहां पर तार्किक प्रत्यक्षवाद के बारे में यह अध्ययन किया जाता था। दूसरा है लुडविग विट्जेनस्टाइन, ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से संबंधित थे, बिल्कुल सही है, ये राइटर कैम्ब्रिज, ये भी तार्किक प्रत्यक्षवादियों से संबंधित थे। एजे हेयर, ये एजे हेयर है, ये ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय संबंधित थे, ये भी सही है बिल्कुल। चौथा है ये सत्य शिवम सुंदरम में विश्वास करते थे, बिल्कुल नहीं है, ये तो बिल्कुल साइंस पर विश्वास करते थे। ये तो सत्य स्वयं अति साइंस पैरा साइंस में इसको कोई विश्वास नहीं था। सत्यम शिवम सुंदर से कोई मतलब नहीं है, तो इसके अंदर तार्किक प्रत्यक्षवादियों का कोई विश्वास नहीं था, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा डी। अगला कौन सा है क्वेश्चन नंबर 13।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, कौन सी पुस्तक असंगत है। तो एक तरफ तो पुस्तक है और एक तरफ राइटरों के नाम है। तो पहली पुस्तक क्या है, न्यू एक्सपेक्ट ऑफ द पॉलिटिकल। तो इस पुस्तक का राइटर दे रखा है चार्ल्स मेरियम। तो ये सही है या गलत है, तो ये बिल्कुल सही है। ये पुस्तक चार्ल्स मेरियम के द्वारा लिखी गई व्यवहारवाद की प्रथम पुस्तक मानी जाती है। न्यू एक्सपेक्ट ऑफ द पॉलिटिकल, चार्ल्स मरियम की, बिल्कुल सही है। अगली पुस्तक है ए अप्रोच टू द एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। तो इसके राइटर बताए गए हैं डेविड स्टन। तो ये भी सही है, ये पुस्तक भी डेविड स्टन की है। अगली पुस्तक है ये फ्रेमवर्क फॉर पॉलिटिकल एनालिसिस, और इसका राइटर है डेविड स्टन। तो ये पुस्तक भी बिल्कुल सही है, इसका राइटर भी डेविड स्टन है, बिल्कुल सही है। और नंबर 4 है ये एन इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो इसका राइटर भी डेविड स्टन है। तो सभी पुस्तक क्या है, सही है। तो उपयुक्त सभी सही होंगे, इसके अंदर कोई असंगत नहीं है, सारी पुस्तक सही है, सारी पुस्तकों के राइटर सही हैं। तो इसका उत्तर ई हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, मिलान कीजिए। अब देखो, एन अप्रोच टू द एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, इस पुस्तक में डेविड स्टन की पुस्तक है। तो इस पुस्तक में किसके बारे में कहा गया है, राजनीतिक प्रणाली की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। तो क्या इस पुस्तक में की गई है, डेविड स्टन ने जो राजनीतिक प्रणाली का जो रूपरेखा दिया था डेविड स्टन ने, तो वो कौन सी पुस्तक में दिया था, तो इसी पुस्तक में दिया था, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, एन इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ये पुस्तक भी डेविड स्टन की है। इसमें डेविड स्टन ने क्या कहा था, मूल्यों के आधिकारिक आवंटन। तो इस पुस्तक में कहा था क्या, बिल्कुल सही है, मूल्यों का आधिकारिक आवंटन की व्यवस्था इस पुस्तक में बताई थी। तो ये भी सही है। तीसरी पुस्तक है ये सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ, राजनीतिक प्रणाली की रूपरेखा। अब देखो ये पुस्तक आलमंड की है, आलमंड की पुस्तक है। आलमंड ने जो अपना संरचनात्मक कृत्यात्मक जो मॉडल बताया था राजनीतिक प्रणाली का, तो उस प्रणाली की रेखा चित्र इसी पुस्तक के अंदर बताई थी। तो आमंड की पुस्तक है ये सिस्टम ऑफ एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ। तो हाँ, इसी पुस्तक में बताई थी, बिल्कुल सही है ये भी। और लास्ट में क्या है, कंपेरेटिव पॉलिटिकल डेवलपमेंट अप्रोच, राजनीतिक प्रणाली का रेखा चित्र। देखो, सिस्टम ऑफ एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ, राजनीतिक प्रणाली की रेखा चित्र और राजनीतिक प्रणाली का रूपरेखा प्रस्तुत। हाँ, रूपरेखा ये डेविड स्टन की है, बिल्कुल। ये सिस्टम ऑफ एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ डेविड स्टन की राजनीतिक प्रणाली रूपरेखा है, और ये है आलमंड की, बिल्कुल सही है। ये आलमंड की पुस्तक है, कंपैरेटिव पॉलिटिकल डेवलपमेंट अप्रोच। तो ये थी आलमंड की। तो इसमें आलमंड ने संरचनात्मक प्रत्यात्मक कृत्यात्मक जो अपनी जो मॉडल दिया था, उस मॉडल की रूपरेखा रेखा चित्र इस पुस्तक के अंदर है। तो ये ऑप्शन सारे सही हो जाएंगे, सभी सही होंगे। तो सभी सही है, सभी सही है। अगली पुस्तक है, हाँ अगला प्रश्न है, उत्तर व्यवहारवाद से संबंधित कथन सही नहीं है। अब उत्तर व्यवहारवादियों के बारे में बताया गया है कि उनसे संबंधित कथन कौन सा सही नहीं है। तो पहला है प्रासंगिकता व कार्रवाई, क्या उत्तर व्यवहारवादी इन बातों का अमल करते हैं, बिल्कुल सही है। प्रासंगिकता और कार्रवाई उत्तर व्यवहारवादियों का मूल लक्षण है। दूसरा है तकनीकी से पहले सार, बिल्कुल सही है, तकनीकी से पहले सार। उत्तर व्यवहारवादी बल तकनीक पर ज्यादा जोर नहीं देते, सार वस्तु पर ज्यादा जोर देते हैं। फिर क्या है, तथ्यों को सामाजिक संदर्भ के साथ जोड़ना, बिल्कुल सही है। व्यवहारवादी तो केवल तथ्यों पर ध्यान देते थे, लेकिन उत्तर व्यवहारवादी जो तथ्य हैं उनको सामाजिक संदर्भ में जोड़ने पर वकालत करते थे या उनकी बात करते थे। तो ये भी सही है इनका, उत्तर व्यवहारवादी का। अगला क्या है, मूल्यों को ज्ञान के उद्भव के साथ जोड़ना, बिल्कुल सही है। व्यवहारवादी तो मूल्यों पर ध्यान नहीं देते थे, लेकिन उत्तर व्यवहारवादी मूल्यों पर ध्यान देते थे। और मूल्यों का उद्देश्य क्या होना चाहिए, उनको ज्ञान के साथ जोड़ना, ज्ञान के उद्देश्यों के साथ जोड़ना, ये भी सही है। समाज के लिए उपयुक्त साध्य निर्धारित करना, ये काम भी बिल्कुल सही है कि उत्तर व्यवहारवादियों से संबंधित था कि समाज के साध्य निर्धारित करने का काम भी क्या है, उपयुक्त साध्य निर्धारित करने का काम किसका है, उत्तर व्यवहारवादियों का है। यदि उत्तर व्यवहारवादी जो राजनीतिक थिंकर्स हैं वो समाज से मुंह मोड़ेंगे
तो समाज की दुर्दशा हो जाएगी। ये कथन था उत्तर व्यवहारवादियों का। तो ये भी बिल्कुल सही है, उपयुक्त साध्य निर्धारित करते हैं। तो इसमें भी सभी सही आ जाएंगे, सभी सही, सभी सही है। अगला क्वेश्चन है 16, राजनीतिक सिद्धांत व विचारधारा में अंतर करते हुए यह कथन किसका है। तो कोटेशन दे रखा है, नीचे थिंकर्स हैं। तो ये कोटेशन या कथन किसका है? चाहे हम राजनीतिक सिद्धांत के दार्शनिक पक्ष पर विचार करें या वैज्ञानिक पक्ष पर, यह सदैव निर्लिप्त और निष्पक्ष होता है। तो राजनीतिक सिद्धांत के बारे में यह कथन किसका है? तो राजनीतिक सिद्धांत के चाहे दार्शनिक पक्ष पर विचार करो या वैज्ञानिक पक्ष पर, यह सदैव निर्लिप्त और निष्पक्ष होता है। तो ये कथन किसका है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, एंड्रू हैकर, देस्तु द ट्रेस्टी, फ्रांसिस बेकन, विल्फ्रेड प्रेटो। तो इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा एंड्रयू हैकर। तो ये एंड्रयू हैकर का कथन है। अगला क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 17, विचारधारा को विचारों के विज्ञान के रूप में किसने माना? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है कि जो विचारधारा विचारों का विज्ञान है, इसके रूप में किसने माना था? तो चार ऑप्शन है अपने पास, देस्तु द ट्रेस्टी और फ्रांसिस बेकन, दोनों एक साथ हैं, एंड्रयू हैकर, कार्ल मार्क्स, विल्फ्रेड प्रेटो। तो विचारधारा को विचारों के विज्ञान के रूप में मानने वाले दो राइटर थे, देस्तु द ट्रेस्टी और फ्रांसिस बेकन। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, सब विचारधाराएं अपने मनचाही सामाजिक नीतियों को बढ़ावा देने के लिए मनुष्य की भावनाओं का फायदा उठाती हैं। बिल्कुल कथन सही है कि भाई जितनी भी विचारधाराएं हैं वो अपनी मनचाही सामाजिक नीतियों को बढ़ावा देने के लिए मनुष्य की भावनाओं का फायदा उठाती हैं। तो ये कथन किसका था? अब देखो, ये कथन पहला ऑप्शन है फ्रांसिस बेकन, दूसरा है पेरेटो, एंड्रयू हैकर, कार्ल मार्क्स। तो ये कथन था पेरेटो का, विल्फ्रेड पेरेटो का कथन था। बिल्कुल सही। अगला है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? विचारधारा निसंदेही वर्ग हित की अभिव्यक्ति है। विचारधारा निसंदेही वर्ग हित की अभिव्यक्ति है। समाजवादी दौर में भी वर्ग संघर्ष लंबे समय तक चलता रहेगा, इसीलिए सर्वहारा वर्ग के नेतृत्व के लिए एक विचारधारा वैज्ञानिक समाजवाद की जरूरत रहेगी। ये कोटेशन किसका था? चार ऑप्शन है, लेनिन, एंगेल्स, माओ, ग्राम्सी। तो ये लेनिन का कथन है, बिल्कुल सही है। लेनिन ने कहा था कि जो समाजवादी वैज्ञानिक समाजवाद की जरूरत के लिए विचारधारा का होना बहुत जरूरी है। तो ये कथन किसका था? लेनिन का है। अगला आज का जो लास्ट क्वेश्चन होगा यह है, प्रत्येक वर्ग या समूह का ज्ञान उसकी मान्यताएं उसकी स्थिति के साथ जुड़ी रहती हैं, वे या तो विचारधारा की श्रेणी में आएंगी या कल्पना लोक की श्रेणी में आएंगी। अब बताओ, ये कथन किसका है कि प्रत्येक वर्ग या समूह का ज्ञान और उसकी मान्यताएं उसकी स्थिति के साथ जुड़ी रहती हैं, वे या तो विचारधारा की श्रेणी में आती हैं या कल्पना लोक की श्रेणी में आती हैं। तो कल्पना लोक की बात कौन करता है? कोल पापर। तो नहीं, ये कोल पापर नहीं, कार्ल मेरनहाइम। ये इसका आंसर होगा, कार्ल मेरनहाइम। तो कल्पना लोक की श्रेणी में आती है या विचारधारा की श्रेणी में आती है? बिल्कुल सही है, कार्ल मेरनहाइम का एक कथन था। तो ये था दोस्तों आज की टेस्ट सीरीज नंबर 3, बाकी होगी कल।